गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफएस एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 21 सितंबर पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है उसी को और आगे बढ़ाएंगे और द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज पैटर्न में। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन और रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो अच्छी तरीके से आप उसको पा सकें। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम वो समझ लीजिए। मार्किंग स्कीम में ये है कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी रहती है एक, अगर हम प्रायिकता मान के चलें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपको 120 मार्क्स चाहिए होते हैं। और जब आप 60% मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करने की एक नॉर्मेलिटी, एक कंटिन्यूसी को लगातार करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपका जो प्रीलिम्स रहता है वो बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करिए ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि जो कोशिश है आपकी वो एक राइट डायरेक्शन में चल रही है। और जितने भी पुराने वीडियोस हैं उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, देखने के बाद ही प्रीलिम्स में जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में ना छूटे। ओके, ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, और जो मार्किंग स्कीम में जो हमने बताया 10 में 6 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। अगर उसमें से कम भी आते हैं तो सबसे पहली बात, आपको डरना नहीं है। 10 में 6 आने का मतलब ये नहीं है कि आपके आंसर आपके मेन एग्जाम में कम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आपको जज किया जाता है कि आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बस यही बस देखने का एक डायरेक्टली रूटीन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 10 में 6 कम कम भी आते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, 0 भी आता है और 10 में से 10 भी आते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और 24 आवर्स के बाद में सभी को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द नीड ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, ताकि आपको रिमेंबर रहे। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। फर्स्ट है किबोथो, क्या ये असम से लोकेट करता है। सेकंड है सुमदुरोंग चू, क्या ये लद्दाख से लोकेट करता है। एंड थर्ड है पासीघाट, क्या ये अरुणाचल प्रदेश से लोकेट करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, सॉरी ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, ये जो किबूत को है, ठीक है, ये और ये जो आपका सुमदुरोंग है, ये दोनों के दोनों भी अरुणाचल प्रदेश से लोकेट करते हैं। और पासीघाट भी कहाँ से लोकेट करता है, अरुणाचल प्रदेश से। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब आपकी फर्स्ट और सेकंड में दोनों के दोनों रॉन्ग है, क्योंकि किबुतको एक सिटी है असम के अंदर और सुमदुरोंग इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर विच इज़ फ्लोइंग इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, अब आगे चल के देख लेते हैं कुछ और भी इसकी चीज़ें के बारे में। तो देखिए, जो सुमदुरोंग चू है ये ट्रिब्यूटरी है नामजांग चू रिवर की, जो फ्लो होती है इंडिया चाइना बॉर्डर के बिटवीन तिब्बत एंड द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश वाले डिस्ट्रिक्ट में जो अरुणाचल प्रदेश जो रीजन है उसको चाइना क्या कहता है, अपना रीजन जो क्लेम करता है। तो उसके कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे चाइना क्लेम करता है उसमें से किबुतकू ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई हैव मेड द एमसीक्यू ऑन दिस। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन सी रीजन कहाँ कहाँ फॉल करते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन में बन जाए। और ये भी जो पासी घाट है, इट इज़ द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी ईस्ट में पड़ता है, यहाँ पे भी चाइना अपना क्लेम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि पेपर में अच्छे तरीके से आपसे वहाँ पे ना भूले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है तजिन ट्राइब इज़ इनहैबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो ये तजिन ट्राइब है, ये किस स्टेट या यूटी की इनहैबिटेंट्स है, मतलब वहाँ के निवासी हैं ये। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी असम। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ही तजिन ट्राइब रिलेट करती है। ठीक है, तो तजिन ट्राइब और इनको मतलब तजिन ट्राइब और जो घासी मिरिल ट्राइब है, ठीक है, सॉरी घासी मिरी ट्राइब है, इज़ वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जितना अरुणाचल प्रदेश इस समय न्यूज़ पे है, तो आप यहाँ पे रहने वाले जो इसके इम्पोर्टेंट यहाँ के लोग हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे चाइना क्लेम करता है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए ताकि पेपर में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ है वो ना छूटे। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी डोंट नो। ठीक है,
तो जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है वो तो जितने हम कवर कर रहे हैं उतना आप अच्छे तरीके से कवर कर ले, ताकि आपको बस उतना एग्ज़ाम में ना छूटे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है डीप वीन थ्रोम्बोसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन अ वीन। ठीक है, तो डीप वीन थ्रोम्बोसिस है, ये बताता है कि जो फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लॉट का इन वीन। ठीक है, तो वीन मतलब हमारी जो नसें होती हैं, ठीक है, बॉडीज़ की, उनके अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है डीप वीन थ्रोम्बोसिस के कारण। सेकंड है ब्लड क्लॉट्स इन अ वीन्स कैन ब्रेक लूज एंड ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। कि ब्लड क्लॉट्स क्या करता है, वीन्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एंड ट्रैवल करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रैवल करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए अभी कल हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जो हाई स्ट्रीम मतलब एक हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाने के कारण जो हमारे सैनिकों को प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। ठीक है, ये जो डीप वीन थ्रोम्बोसिस है, दिस इज़ द वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट, मतलब उस बीमारी का एक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जो डीप वीन थ्रोम्बोसिस होता है, ये जो बताता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन अ वीन, मतलब वीन अपने जो हमारी नसें होती हैं उसके अंदर क्या करता है, रक्त का जो हमारा जो खून होता है, ठीक है, उसका ब्लड का क्लॉट जमा देता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के बाहर देखें तब तो ये ठीक है कि बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट जम गया है, तो ये अच्छी बात है, ताकि आपका जो खून है वो बहना नहीं चाहिए बाहर ज़्यादा, अथवा अदरवाइज जो ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो यही बताया जा रहा है कि डीप वीन थ्रोम्बोसिस है, ये रेफर करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन अ वीन। वीन के अंदर क्या बनना चाहिए, ब्लड क्लॉट बनना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं इन वीन, ये ब्रेक कर देते हैं लूज। ठीक है, तो जितने आसानी से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड क्या बोलते हैं हमारी स्ट्रीम के अंदर, उसको तोड़ देते हैं एंड ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो जिस स्ट्रीम में हमारा ब्लड फ्लो करता है उसी स्ट्रीम में ये भी फ्लो करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। और फिर ये होता है कि जो वहाँ पे ब्रीथिंग की चांसेस होती है ब्लड के ज़रिए वो काफ़ी कम हो जाती हैं और बच्चा फिर उसमें सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए डीप वीन थ्रोम्बोसिस इज द ब्लड क्लॉट इन अ वीन, यूजुअली कहाँ कहाँ आपको देखने मिलेगा, लेग में, लेग पेन और स्वेलिंग में ऑकर, बट देयर में ऑल्सो भी नो सिम्टम्स। देखिए यूजुअली आपको लेग पेन में और वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है इसके कारण। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऑप्शन दे के आता है आपके एग्जाम में कि ओनली लेग में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बट देयर में ऑल्सो भी नो सिम्टम्स, ठीक है, इसके ऑल्सो कोई नो सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये और भी आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी श्री क्षेत्र त्रिवेंद्रम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो त्रिवेंद्रम में है, इसने एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसने एक डिवाइस डेवलप किया है जो प्रिवेंशन करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इस तरीके की बीमारी से। तो जो साइंटिस्ट हैं हैव कम अप विद अ डिवाइस दैट कैन फैसिलिटेट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वीन्स इन द लेग्स, थस प्रिवेंटिंग द डीवीटी। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो त्रिवेंद्रम इंस्टीट्यूट ने लिया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द यूनाइटेड इन साइंस 2020 रिपोर्ट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कि यूनाइटेड इन साइंस 2020 रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंपाइल की है? ऑप्शन ए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड इन साइंस 2020 रिपोर्ट्स को कंपाइल किया है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब जिसमें डायरेक्शन दी जाएगी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, ताकि ब्रिंग किया जा सके सभी को एक साथ एक लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनसे वाकिफ़ कराने के लिए, ताकि क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से चल रहा है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट होती जा रही है और
जो डायरेक्टली जो ऊपर से जो खतरनाक रेडिएशन होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली कहाँ पे आ रही हैं, ज़मीन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है, और डिप्लीशन जो ओजोन लेयर का है वो भी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो वी वांट टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसका एमिशन है, ठीक है। तो उसका एमिशन को जितना कम करना है उसलिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें सी लेवल राइज इन एक्सेलरेटिंग ड्यू टू पोलर आइस मेल्ट, ठीक है। जितना आइस मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से सी लेवल किस तरीके से राइज हो रहा है ये बताया गया है। फिर ड्रॉट्स एंड फ्लड प्रोड्यूस द मोस्ट इम्पैक्ट, ठीक है। जो ड्रॉट्स और फ्लड्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लेशियर एंड स्नो मेल्ट थ्रेटन्स द वाटर सप्लाईज फॉर द बिलियंस, ठीक है। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो स्नो होती है, जब ये मेल्ट होती है तो ये जो साइड के जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो साइड बॉर्डर्स के जो भी शहर होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बारिश के कारण, मतलब इनके कारण जो सी लेवल का पानी बढ़ जाता है, और फिर ये जो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं ये वहाँ पे डूब जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कैस्केड फ्रॉम माउंटेन पीक्स टू ओशन डेप्थ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी कैस्केड्स होते हैं, जो भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, ठीक है, फ्रॉम माउंटेन से लेके उनकी पीक तक टू ओशियन डेप्थ, ठीक है, वो ओशियन डेप्थ के अंदर जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, और 2016-2020 में सेट टू बी द वार्मेस्ट 5 ईयर पीरियड ऑन रिकॉर्ड की 2016 से 2020 तक ये जो 4 साल, ठीक है, ये जो 4 साल रहे हैं, सॉरी ये जो 5 साल रहे हैं ये आपके सबसे गर्म 5 साल माने गए अभी तक है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। इसलिए फोकस किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज पे फोकस करिए। और इस रिपोर्ट को आप मेंस में यूनाइटेड इन साइंस 2020 रिपोर्ट विच इज़ कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको जरूर कोट करिएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो आईजी के ऊपर 2 स्टेटमेंट से बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दीज आर प्रोटीन्स मेड बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट फॉरेन एंटीजन, कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि जो हमारे फाइट कर सके जो फॉरेन एंटीजन, मतलब जो जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉरेन एंटीजन है ना, मतलब एक खतरनाक बीमारी है, वो भी बाहर की है, हमारे खुद की तो नहीं है, ठीक है, कि इट इज जनरेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो जो भी फॉरेन एंटीजेंस होते हैं उनसे किस तरीके के वायरस से ये निपट सकते हैं, मतलब वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इन सभी चीज़ों से किस तरीके से निपट सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया रहा है। सेकेंड, इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये बहुत ही मोस्ट अबंडेंट, काफ़ी बड़ा एक टाइप है एंटीबॉडी का ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, कि जो भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आते हैं उनसे फाइट कर सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या। आई होप आप इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो होते हैं ये फॉरेन एंटीजन से फाइट करने के लिए ही इम्यून सिस्टम के लिए हमारी बॉडी के लिए बनाए गए। सेकंड, इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी हम बात कर रहे हैं, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप है एंटीबॉडी इन ह्यूमन, जो एंटीबॉडी का काम करता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो दोनों के दोनों आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको यही जानना है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय बी लिम्पोसाइटिस, ठीक है। इसको बी सेल्स के नाम से आपने इसके पहले भी इसका नाम सुना होगा, तो बी सेल्स को पूरा नाम क्या होता है, बी लिम्पोसाइटिस, इस नाम से जाना जाता है। तो ये मेजर एंटीबॉडीज़ के तौर पर वर्क करती हैं, जहाँ स्पेसिफिक सेल्स इंक्लूडिंग इसके अंदर टी लिम्पोसाइट्स भी आती हैं, जिनको ऑल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ओके, अब स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट दी हुई है कि देयर आर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्लासेस, ठीक है। ये देखिए, ये वहाँ पे जो आपको IgG बस के बारे में पूछेगा, इसके अलावा भी 5 प्रकार के जो आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें 5 इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस होती हैं, जिसमें एक होती है IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। ये सभी आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए वर्क करती हैं। इनमें से IgG जो होता है ये सबसे मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द इम्यूनो सिस्टम के लिए आपके वर्क करने वाला एजेंसी, मतलब एक प्रकार से एक एंटीजन है, ठीक है, सॉरी एंटीजन नहीं, एक प्रकार से आपकी एक एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लैनेट वीनस। वीनस काफ़ी न्यूज़ में, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन बना चुका है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। सेकंड है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द ओनली नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ वीनस, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा अकेला नेशन है जिसने इस लैंड में अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराया है सरफेस ऑफ वीनस के ऊपर। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए एंड वी विल डिस्कस। चलो, आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण ही सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो एक जिस तरीके से हमारे अर्थ में एक क्या बनी हुई है, ओजोन की लेयर बनी हुई है, जो डिप्लीट बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन काफ़ी कम करने पे फोकस करते हैं। अब वहाँ पे तो कोई कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली सूर्य की रेडिएशन बहुत तेज़ी से पड़ती है, इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ कहलाता है। सेकेंड है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द ओनली नेशन। देखिए नो, यूनाइटेड नेशन नहीं है, ठीक है, जिसको सोवियत यूनियन आपके देश में रशिया कहते हैं, पहले को सोवियत यूनियन कहा जाता था। दैट वॉज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, हु लैंड द स्पेस क्राफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द वीनस। ठीक है, तो बी आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो वही चीज़ें हैं। और जो सोवियत यूनियन है उसका वेनेरा 13 इन 1982, ठीक है, वेनेरा 13 एक स्पेस क्राफ्ट था, वो 1982 में वो केवल 2 घंटे के लिए सरवाइव कर पाया था उस अर्थ मतलब वीनस के ऊपर, क्योंकि इतना गर्म सरफेस था। बट उसने वहाँ से कुछ ट्रांसमिटेड कलर इमेजेस कहाँ पे, सरफेस ऑफ वीनस की, ये हमारे अर्थ पे भेजी थी। ठीक है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस जो वहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट गया था उसका नाम आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम वेनेरा 13 है। बाकी कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख ली है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो वीनस इज़ नॉट द फर्स्ट जो आपका एक प्लेनेट है जो सूर्य के सबसे पहले पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले मरकरी पड़ता है, बट वीनस का जो तापमान है ये 870 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफ्लोरो मतलब जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए। और अर्थ हमारा बिल्कुल सेफ़ है, 60 डिग्री, ना माइनस में है ना ही ये क्या बोलते हैं आप इसका पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए इंसान यहाँ पर रह पाता है। ठीक है, तो ये एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द मेकाधातु बैलेंसिंग रिजर्वायर इज प्रपोज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, तो मेकाधातु बैलेंसिंग रिजर्वायर ये किस रिवर के ऊपर है? ऑप्शन ए गोदावरी रिवर, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा रिवर और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी कावेरी रिवर। अगर सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये तो काफ़ी बहुत पुराना है मेकाधातु बैलेंसिंग रिजर्वायर। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज़ में था क्योंकि बिजली विभाग के कारण ये काफ़ी ज़्यादा इस समय रिसेंटली वर्क कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, मेकाधातु बैलेंसिंग रिजर्वायर है, ये प्रपोज ग्रेविटी डैम है। ठीक है, कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका के अंदर, जिसका एम है कि 67 TMC वाटर, ठीक है, इतना वाटर ये स्टोर कर सकता है। अ पार्ट ऑफ विच विल बी पम्प टू बेंगलुरु एंड कनकपुर। ठीक है, जिसके कारण ये बेंगलुरु और कनकपुर दोनों को अच्छी तरीके से क्या करता है, जो बिजली होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रोवाइड कर पाता है। अब जो प्रपोज एस्टिमेटेड है टू सबमर्ज पार्ट ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजॉइनिंग रिजर्वायर फॉरेस्ट। ठीक है, कि एक एस्टिमेट किया गया है कि सबमर्ज पार्ट, ठीक है, सबमर्ज कर दिया जाएगा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और जो एडजॉइनिंग रिजर्व फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये सोच रहे हैं इन लोग कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो रिजर्व फॉरेस्ट है इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ताकि आगे भी चल के ये मेघाधातु रिजर्व वहाँ पे भी फ़ायदा पहुंचा सके। तमिलनाडु हैज़ बीन अपोजिंग द प्रोजेक्ट क्लेमिंग दैट इट वायलेट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कावेरी ट्रिब्यूनल। बट तमिलनाडु ने इसके खिलाफ एक ऑब्जेक्शन उठाया, इसीलिए न्यूज़ में था कि आप क्या कर रहे हैं, कावेरी ट्रिब्यूनल कि जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए न्यूज़ में था, क्योंकि वो मर्ज करना चाहते हैं कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और एडजॉइनिंग रिजर्व फॉरेस्ट जो वहाँ के हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था। याद रखिएगा, कावेरी रिवर के ऊपर मेकाधातु बैलेंसिंग रिजर्वायर बना है और ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट है आपकी, इट इज़ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप फ्लैगशिप पब्लिकेशन मेजरिंग द रेगुलेशन एंड एनहेंस द कंस्ट्रेंट बिजनेस एक्टिविटी, कि इसको इट इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप फ्लैगशिप पब्लिकेशन, एक वर्ल्ड ग्रुप का एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है जिसमें मेजर किया जाता है जो भी रेगुलेशंस होते हैं और ताकि इन्हेंस की जा सके कंस्ट्रेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को। सेकेंड है इट कवर्स एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजर्विंग इंसॉल्वेंसी एरियाज ऑफ बिजनेस रेगुलेशन इन कंट्रीज़, की ये कवर करता है जो भी एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी होती है, ठीक है। तो जो भी इंसॉल्वेंसी होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बातचीत करते हैं, और जो भी एरियाज़ जहाँ पे रेगुलेशन ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर, उसको भी ये वहाँ पे भी ये फोकस देते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, ये आपका ऑप्शन सी है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। कि ये जो वर्ल्ड बैंक का एक फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर रेगुलेशन के ऊपर बात की जाती है, रेगुलेशन मेजर ले जाते हैं ताकि इन्हेंस की जा सके एक कंस्ट्रेन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब एक सीमित बिजनेस एक्टिविटी कि आपको इतना ही करना है ड्यूरिंग द कोविड-19, इसलिए बात की जा रही है। और इसके अंदर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजॉल्व किया जाता है इंसॉल्वेंसी एरियाज ऑफ बिजनेस रेगुलेशन इन कंट्रीज़ के अंदर जो भी एरियाज होते हैं बिजनेस रेगुलेशंस के लिए, उनके ऊपर भी वर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बस आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश किया है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है, दैट इज़ इनफ, ठीक है। यही आपसे बस एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया है तो आपको ये भी एग्जाम में बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट जाइंट प्लैनेट कॉल्ड WB1586b ऑफ द साइज ऑफ द विच प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड अ डेड स्टार, कि अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने WB1586b नाम का एक बड़ा सा प्लैनेट उन्होंने क्या किया है, फाइंड आउट किया है, डिस्कवर किया है। वो किस प्लैनेट के साइज का है जो डेड स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी सैटर्न, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अगर न्यूज़ में ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। तो जुपिटर इज़ अ टाइप ऑफ, ये जो प्लैनेट इसको फाइंड आउट किया गया एस्ट्रोनॉमर्स ने, इसका नाम WB1586 है। इसका नाम याद रख लीजिएगा ताकि अगर प्रीलिम्स में पूछे तो वहाँ आपसे बन जाए। जो डेड स्टार के ऑर्बिटिंग, मतलब डेड स्टार के ऑर्बिट में क्या करता है, अराउंड डेड स्टार में जो एस्ट्रोनॉमर्स है इन्होंने डिस्कवर्ड किया जो फर्स्ट जाइंट प्लैनेट जिसका साइज जुपिटर का है, जो ऑर्बिटिंग करता है अराउंड अ डेड स्टार, ठीक है। तो जो भी डेड स्टार होते हैं उन्हीं के चारों तरफ ये क्या करता है, ऑर्बिटिंग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिस जाइंट प्लैनेट का इसका नाम क्या बताया गया, WB1586, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि इंटेक्ट हुआ एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट मतलब जो बाहर के प्लैनेट होते हैं, हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग अराउंड अ वाइट ड्वार्फ एज द ग्रेविटी फ्रॉम अ वाइट ड्वार्फ ब्रेक्स अपार्ट एनी नियर बाय प्लैनेट्स, ठीक है। तो ऐसा पहली बार देखा गया कि इस तरीके के जो वाइट ड्वार्फ सफ़ेद छोटे प्लैनेट्स होते हैं ये हमारी ग्रेविटी के अंदर देखे गए हैं। अदरवाइज जो प्लूटो होता है उसको भी ड्वार्फ कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि काफ़ी छोटे ग्रह होते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है इसलिए देखा गया है नियर बाय प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ न्यू गोल्ड लोन स्कीम विकास लघु सुवर्ण, ठीक है। तो विकास लघु सुवर्ण स्कीम किसने लॉन्च किया है, केरला। ऑप्शन ए केरला ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी करूर व्यस्क बैंक, ऑप्शन सी लक्ष्मी विलास बैंक एंड ऑप्शन डी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी, एक सेकेंड, ऑप्शन डी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास लघु सुवर्ण स्कीम को लॉन्च किया है। द न्यू स्कीम विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ एज लो एज 7.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया जा रहा है केटर्स के लिए ताकि कस्टमर
हु रिक्वायर्ड ईजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, अच्छे आसानी से इसको लोन यहाँ पे ले सके और अच्छे तरीके से अपने वर्क को स्टार्ट कर सके। यहाँ पे जो वर्क करा जा रहा है कि न्यू स्कीम जो 80% यहाँ पे इस स्कीम के अंदर मार्केट वैल्यू को कवर किया जाएगा और जो कस्टमर है उनको सब्जेक्ट किया जाएगा कि मैक्सिमम 3200 रुपये पर ग्राम, ठीक है, 3200 रुपीज़ पर ग्राम से मैक्सिमम लोन आप 15 लाख रुपए तक का यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना लोन आप यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटका की स्कीम। चाहो तो आप मेंस में इसको आप लिख सकते हैं, और अगर जो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग वहाँ पे जॉब करने को उत्सुक हैं, वहाँ पे जब आप वहाँ मेंस लिखते हैं तो वहाँ पे आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जितना भी स्कोर आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, 0 आया तो 0 को लिख दीजिए, 10 आउट ऑफ 10 आया तो 10 आउट ऑफ 10 भी लिख दीजिए। जिन बच्चों ने 6 के ऊपर स्कोर किया है वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिनका स्कोर 10 में से कम आया है, मतलब 6 में से कम आया है, उनको एक बार फिर से हाफ एन आवर के बाद वीडियो को रिवाइज़ करना है और अच्छे तरीके से एक बार सभी को 24 आवर्स के अंदर फिर से रिवाइज़ करना है, ठीक है, ताकि आपको ये याद भी रहे, ऐसा नहीं कि आपको बाद में भूल जाना है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। So thank you for watching. Have a good day.